आपके पाठ्यक्रम में शामिल धूमिल जी की दूसरी कविता को पढ़ते हैं। पहली कविता को हम लोगों ने पढ़ा था, जिसका शीर्षक था रोटी और संसद, और हम लोगों ने धूमिल जी के जीवन परिचय को भी जाना था। अगर पिछले वीडियोस को आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपके पाठ्यक्रम में शामिल धूमिल जी की जो दूसरी कविता है आपके पाठ्य पुस्तक में, जिसका शीर्षक है धूमिल की अंतिम कविता, यह धूमिल जी की अंतिम कविता मानी जाती है, इसीलिए धूमिल की अंतिम कविता के नाम से भी कई जगहों पर प्रकाशित होती है। आपके पाठ्य पुस्तक में भी इसका शीर्षक धूमिल की अंतिम कविता ही दिया गया है। इस कविता का जो वास्तव में शीर्षक है वह है लोहे का स्वाद। आपके पाठ्य पुस्तक में यह धूमिल की अंतिम कविता के नाम से दी गई है और इसे धूमिल की अंतिम कविता के नाम से भी जाना जाता है। इस कविता को धूमिल जी की अंतिम कविता माना जाता है। आइए इस कविता को पढ़ते हैं। शब्द किस तरह से कविता बनते हैं इसे देखो, अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। क्या तुमने सुना कि यह लोहे की आवाज है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग? लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। बहुत छोटी सी कविता है, परंतु इसके जो अर्थ हैं वो बेहद गहरे हैं। शब्द किस तरह कविता बनते हैं इसे देखो। कवि धूमिल जी लोगों को यह समझाते हुए कह रहे हैं कि कविता केवल शब्दों का खेल मात्र नहीं है, केवल शब्दों का उलटफेर नहीं है। कविता की रचना कैसे होती है इसे गहराई से समझने का प्रयास करो, धूमिल जी का यह कहना है। वे कह रहे हैं शब्द किस तरह कविता बनते हैं इसे देखो, अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ने से कवि का आशय क्या है? कवि जब किसी कविता की रचना करते हैं, विशेषकर जन कवि जब किसी कविता की रचना करते हैं, तो वे अपनी कविता के शब्दों में जिन शोषितों और पीड़ितों की पीड़ा, उनका संघर्ष, उनके दुख दर्द को जो कवि महसूस करते हैं, उसी का उल्लेख कवि अपनी रचना में करते हैं। उसी आदमी को, शोषितों और पीड़ितों को रचनाकार अपनी रचना में महसूस करने की बात कर रहे हैं। धूमिल जी कहते हैं अक्षरों के बीच घिरे हुए आदमी को पढ़ो, अर्थात केवल शब्दों की ध्वनि पर ध्यान मत दो। कवि जब किसी कविता की रचना करते हैं तब वे जिस बौद्धिक संघर्ष से गुजरते हैं, कवि की जो मानसिक दशा होती है वह उस कविता में समाहित होती है। कवि के उन्हीं भावनाओं पर विचार करने की बात धूमिल कह रहे हैं। धूमिल का स्पष्ट कहना है कि जब किसी कवि की रचना को पढ़ो तब रचनाकार ने, कवि ने जिस बौद्धिक संघर्ष को सहा है, उस बौद्धिक संघर्ष को, कवि के मनोभाव को समझो और उन पर ध्यान केंद्रित करो। जब हम कवि के मनोभाव पर ध्यान को एकाग्र करेंगे तभी जिनकी पीड़ा का उल्लेख किया गया है उस आदमी को, शोषितों और पीड़ितों को उस कविता में महसूस कर पाएंगे। कविता केवल पढ़ने और मनोरंजन करने के लिए नहीं होती, वह जिनकी गाथा को गाती है उनके जीवन पर और उनके संघर्ष पर कवि बेहद गहराई से विचार करते हैं, उसे महसूस करते हैं। पाठकों को कवि के मनोभाव पर ध्यान एकाग्र करनी चाहिए। यह सत्य है, विभिन्न साहित्यकारों, आलोचकों और समीक्षकों ने इस बात को स्वीकारा है, इस बात की संभावना को जताया है कि कविता का जन्म अवश्य विरह और वेदना से हुई होगी, चाहे वह स्वयं की पीड़ा होगी या किसी और की, परंतु काव्य का जन्म पीड़ा से ही होने की संभावना साहित्यकारों, आलोचकों और समीक्षकों ने जताया है। और यह केवल भारत की ही नहीं, संसार भर के साहित्यकारों ने, संसार भर के आलोचकों ने, समीक्षकों ने इसी बात को माना है। अर्थात भावना का लयबद्ध बहाव, यही होती है कविता। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक और महान समीक्षक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कविता के बारे में कहा है कि कविता हृदय की साधारण भावना का नहीं, उत्कट और विलक्षण भावना का कला रूप है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी कहा है। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। कविता प्रबल भावनाओं का सहज उद्गार है जिसे शांत क्षणों में स्मरण किया जाता है। निराला जी ने भी लिखा है,
वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। गीत या कविता किसी के मर्म को बयां करती है, यही बात धूमिल जी कह रहे हैं। महादेवी वर्मा जी ने भी कहा है कि कविता वेदना की निष्पत्ति है, अर्थात कविता पीड़ा और संवेदना के मंथन से जन्म लेती है। इतना तो स्पष्ट हो गया कि कविता चंद शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह किसी के मर्म को, किसी की पीड़ा को, दुख दर्द को, किसी के शोषण को बयां करती है। और यह जिनकी पीड़ा, जिनके शोषण की कहानी को बयां करती है, धूमिल जी उनकी ओर ध्यान केंद्रित करने, कविता में उनकी ओर ध्यान आकर्षित करने पर बल दे रहे हैं। इसी बात को धूमिल जी कह रहे हैं कि शब्द किस तरह कविता बनते हैं, इसे देखो। अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। आगे धूमिल जी कहते हैं, क्या तुमने सुना कि यह लोहे की आवाज है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग? कविता को पढ़ने के बाद पाठकों ने क्या अनुभव किया, यह जानने के उद्देश्य से कवि पूछ रहे हैं। कविता को जब पढ़ा तो क्या अनुभव किया? लोहे की आवाज अर्थात मेहनतकश लोगों का कठोर श्रम या श्रमजीवियों का घोर संघर्ष, और मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग, इससे कवि का आशय है शोषण के निशान, शोषण के प्रमाण, शोषितों के त्याग और बलिदान की अमर गाथा। कवि पाठकों से जानना चाहते हैं कि कविता के शब्दों में वर्णित शोषितों, वंचितों, पीड़ितों की गाथा को पढ़कर क्या ज्ञात हुआ। कवि इस बात से भी अवगत हैं कि या तो मेहनतकश लोगों की कठोर परिश्रम की कहानी ज्ञात हुई होगी, या फिर शोषितों की आवाज, पीड़ितों की कराह, बलिदानियों की अमर गाथा ज्ञात हुई होगी। कविता को पढ़ने के बाद कवि ने प्रतीकों के माध्यम से अपनी बातों को कहा है। यहाँ अलग अलग प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, जैसे लोहे की आवाज, इसका आशय है मेहनतकश लोगों का कठोर परिश्रम, श्रमजीवियों का संघर्ष, और मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग, इससे कवि का आशय है शोषण के निशान, शोषण के प्रमाण, शोषितों के त्याग, बलिदान की गाथा। इन सभी प्रतीकों के माध्यम से कवि ने अपनी बातों को रखा है। आगे धूमिल जी लिखते हैं, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। इन पंक्तियों में भी कवि ने प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात को आकार दिया है। लोहे का लगाम में लोहा कठोरता का, लगाम अंकुश और बंदिश का प्रतीक है। लोहार प्रतीक है शोषकों का, और घोड़ा प्रतीक है गुलाम का, बंदी का, शोषितों का। लोहे का लगाम जब घोड़ों पर लगाया जाता है और इन लगाम से घोड़ों को अपने वश में किया जाता है, अपने नियंत्रण में किया जाता है, तो लगाम लगने का दर्द घोड़ा ही जानता है, क्योंकि घोड़ा उस दर्द को सहता है। कवि कहते हैं कि लोहे का स्वाद अर्थात गुलामी का दर्द, शोषण की पीड़ा लोहार से अर्थात शोषकों से मत पूछो, शोषण करने वालों से मत पूछो, क्योंकि शोषण का दर्द जो शोषित सहते हैं, गुलामी की पीड़ा को, अंकुश लगाए जाने के दर्द को शोषित झेलते हैं। इसीलिए अगर इस दर्द को समझना है तो शोषकों से नहीं बल्कि शोषितों से पूछा जाए, अर्थात शोषितों के पक्ष को सुना जाए, पीड़ितों के बयानों को सुना जाए। जो दर्द को सहते हैं वही उस दर्द को बयां कर सकते हैं। तो आशा है आपको यह कविता समझ में आई होगी। अब आइए इस कविता के काव्यगत सुंदरता को समझ लेते हैं। भाषा इसकी सहज, सरल और आम बोलचाल की भाषा है। काव्य की भाषा में संक्षिप्त और सघन अभिव्यक्ति है। कम शब्दों में गहरी बात कह गए हैं धूमिल। प्रतीक एवं बिंबों का प्रयोग, यह भी इस काव्य की एक विशेषता है। प्रतीकों और बिंबों के माध्यम से धूमिल ने अपनी बातों को आकार दिया है। लोहे का लगाम में लोहा कठोरता का, लगाम अंकुश और बंदिश का प्रतीक है। खून का रंग यह शोषण के निशान, शोषण के प्रमाण और शोषितों के त्याग और बलिदान की अमर गाथा के प्रतीक है। लोहे का स्वाद शोषण की पीड़ा का प्रतीक है। इस प्रकार से प्रतीकों के माध्यम से कवि ने अपनी बातों को रखा है। सभी प्रतीक कविता को गहराई और मार्मिकता देते हैं। यथार्थवाद भी इस कविता की एक विशेषता है। धूमिल ने जीवन की कठोर सच्चाई को शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया है। शैली इसकी अगर कही जाए तो संवादात्मक और विचारोत्तेजक है। इस कविता की एक और विशेषता है नवीन दृष्टि। इस कविता में हम कवि की नवीन दृष्टि को
देखते हैं। कविता पारंपरिक काव्यधारा से हटकर जीवन सत्य और जन पक्षधरता पर आधारित है। पारंपरिक अलंकारिता से हटकर कवि ने भाव पक्ष को प्रमुखता दिया है। तुक और छंद के बजाय भाव और विचार की तीव्रता पर बल दिया गया है। अलंकार की अगर बात की जाए तो नई कविताओं में पारंपरिक अलंकारों का प्रयोग वैसे भी प्रमुखता से नहीं होता है, भाव पक्ष प्रधान होते हैं, लेकिन फिर भी इस काव्य में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। सार गर्भिता या गागर में सागर भी कह सकते हैं, यह भी इस काव्य की एक विशेषता है। इस कविता में बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी बात कह गए हैं धूमिल। आशा है कि आपको यह कविता समझ में भी आई होगी और अच्छी भी अवश्य लगी होगी। अगर आपको कोई बात इसमें न समझ में आई हो तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जैसे जैसे सब्सक्राइब करते जाएंगे वैसे वैसे आपको टेलीग्राम पर ही नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।